हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट किया करें मेरे वीडियो की। और एनसीईआरटी जैसा कि मैं करवा रहा हूँ, और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आज मैं लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज के चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी कि एक प्राचीन गणराज्य जो मगध था, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है, कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया लगभग 1952 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1952 से प्रथम लोकसभा बनाई गई थी। तो यही कह रहा है कि लगभग हम 50 वर्षों से मतदान के जरिए चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाया करते थे। यज्ञ क्या मतलब ये रहता था दोस्तों कि पहले अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। यानी कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से, यानी कि जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा था और जिस राजा ने घोड़े को रोका, उससे क्या करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जो रोकता था, अगर उसने छोड़ दिया तो जिसने छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है, उस राजा को ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। विशिष्ट पुरोहितों द्वारा इस यज्ञ को क्या किया जाता था, संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ करवाता था या करता था, उस राजा को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। अश्वमेध आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजा के सारथी को और कौन से नाम से जाना जाता था, तो सहचर के नाम से जाना जाता था। आप यह याद रखेंगे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की, यानी कि जो सारथी होता था, सहचर, वो यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सभी सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना, यानी कि देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल, जो राजा होता था उसके ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि जिनको पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों यानी कि कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है जाति व्यवस्था।
उस समय चार सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेद का अध्यापनों और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। अन्य तीनों वर्गों की क्या करना था दोस्तों? सेवा करना था। अब बात करेंगे जनपद की बात करेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी कि जन के राजा नहीं, जन से जनपद बन गया था। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ जगह होती थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट लेंगे जो कि आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। तो आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा शेयर भी कर देना व्हाट्सअप फेसबुक पे। प्लीज़ आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट है महाजनपद। दोस्तों महाजनपद तो कुल कितने जनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ये आप याद रखेंगे। कह रहा है कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लकड़ी, पत्थर या ईंट की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऊंची दीवारों को बनाया गया था। आप मैप में देख सकते हैं, इसमें कुछ महाजनपद बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक यहाँ पे दिख रहा है गंधार, एक था तक्षशिला, एक था अवंती के बाद पंचाल, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, कौशल, वज्जी अंग, मगध, वैशाली। तो ये सभी आप देख रहे हैं। इनमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य माना जाता था, जनपद माना जाता था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों पुरुषों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता होगा। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के लिए अथवा परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ी होगी। आप देख सकते हैं मैप में कुछ इस प्रकार की दीवारें बनाई गई थी। जैसे कि कौशाम्बी किले की दीवार, तो यह चित्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की एक दीवार के अवशेष हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी ईंटों की दीवार बनाई जाती थी। बहुत छोटी छोटी और पतली पतली ईंटों की दीवार बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कर का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान में जिसे आप बोलते हैं ब्याज। वर्तमान क्या बोला जाता है? तो वर्तमान में इसे बोला जाता है ब्याज। पहले बोला जाता था कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी।
इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। कर को वसूलने लगे थे। तो कर कौन सी चीज़ों पे लगाया जाता था? कर किस किस के पे लगाया जाता था? तो यहाँ आप देखेंगे, फसलों पर कर लगाया गया, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों और जानवरों पर भी कर लगाया गया, व्यापारियों के सामान पर भी कर लगाया गया, अखेटकों और संग्रहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर भी कर देना पड़ता था। कर देना पड़ता था। कर यहाँ पे देना पड़ता था। अब यहाँ पे बात करेंगे मगध की। मगध महाजनपद। दोस्तों मगध जो था तो बहुत ही 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। शक्तिशाली किस लिए था? क्योंकि जिस स्थान पे मगध था, बिहार और यूपी के आसपास, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी जलवायु पाई जाती थी और यहाँ हर चीज़ की मात्रा अच्छी थी, जैसे कि कृषि की भी अच्छी उपज होती थी और भी कई चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती थी, उपज होती थी। तो मगध के बारे में बात करेंगे। मगध लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मगध से होकर कौन सी नदियाँ बहती थी? तो गंगा और सोन। गंगा और सोन। यातायात, जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छी जगह पे था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें थीं और मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। कहाँ तक फैला लिया था? तो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम भाग तक। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। तो आपको याद रखना है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी राजगृह। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा और वर्तमान में इसे पटना बोलते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो पूर्व में अगर आपसे पूछा जाए कि मगध की राजधानी क्या थी, तो वह राजगृह थी। यहाँ के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो बिंबिसार अजातशत्रु थे। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, तो सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कौन सी नदी के किनारे तक पहुंच गया? तो ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी कि प्रस्थान करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके सिपाहियों ने क्या किया कि मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि
भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच कुछ अंतर। नेक्स्ट दोस्तों महाजनपद था, उसका नाम था वज्जी। नेक्स्ट का नाम क्या था? वज्जी। नेक्स्ट का नाम था वज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो आपको याद रखना है कि वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और मगध की राजधानी अभी हमने आपको क्या बताया था? तो राजगृह थी। राजगृह के बाद वो पाटलिपुत्र बनी और पाटलिपुत्र के बाद वर्तमान में पटना। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गड़िया संघ कहते थे। गड़िया संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो भैया वज्जी की जो बैठकें होती थी उसमें महिलाएं हिस्सा नहीं लेती थी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो अभी हमने आपको बताया था मगध का। अभी हमने आपको क्या पहले पढ़ा था? मगध का। अब यहाँ पे देखेंगे अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। यानी कि वो मगध के शासक थे और वज्जी पर भी आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्धि के पास सलाह के लिए भेजा। सॉरी दोस्तों, बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसने भेजा था? तो अजातशत्रु ने। कौन से मंत्री को? तो वस्कार को। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। तो क्या कहा महात्मा बुद्ध ने? कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मातावाल्वी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आगे या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक क्या करेंगे दोस्तों? तब तक वो उन्नति करते रहेंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसा किसने कहा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।